हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीडी क्लासेस। आप सबों का आईसीडी क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लॉ ऑफ डिमांड देखने वाले हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड कर्व देखने वाले हैं। साथ ही जो डिमांड के जो एजम्पशंस है उसको भी हम लोग आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैंने अपने पिछले क्लास में ये बता दिया था कि डिमांड और डिज़ायर के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं और कैसे एक डिज़ायर आपका डिमांड में कन्वर्ट होता है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। मैं यहाँ आई बटन में आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास, लॉ ऑफ डिमांड। तो पहले बात, जो लॉ ऑफ डिमांड क्या आता है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी गुड एंड सर्विसेज आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब कि अगर कोई भी प्राइस, किसी भी गुड्स का प्राइस जो रहेगा वो जो उस गुड्स का क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा उसके इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल रहता है। मतलब आपका किसी भी गुड्स का अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो जो उसका क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा गुड्स या सर्विस का, वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और अगर किसी भी गुड्स का जो प्राइस है वो अगर डिक्रीज करेगा तो उसी गुड्स का जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये आपका क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है। और इसी में एक चीज़ और दिया गया, अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है ये हम लोग आने इस वीडियो में ही आगे चल के देखेंगे कि इसका मतलब क्या होगा कि किस चीज़ों को कांस्टेंट रखना है। ओके, तो ये आपका क्या होगा, प्राइस आप समझ गए। प्राइस अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करेगा। इसी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय क्वांटिटी डिमांडेड। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइस इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर प्राइस इज नेगेटिवली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी डिमांडेड। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्रेशन कैसा होता है। एक्सप्रेशन बॉक्स में हम लोग देखते हैं इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे किसी भी गुड्स का जो आपका क्या है, प्राइस है, वो अगर आपका डिक्रीज कर रहा है तो आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वह उसी गुड्स का क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। किसी भी गुड्स या सर्विस का जो अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो जो उसका क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब हम लोग जानते हैं जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है। मान लीजिए जो डिमांड कर्व है वो उसका जो ग्राफ बनता है वो आपका किसके किसके बीच में रहता है, आपका किस चीज़ का, दो ही वेरिएशन होगा ना, प्राइस और आपका क्वांटिटी डिमांडेड। तो इन्हीं दोनों के बीच में आपका जो ग्राफ रहता है वो बनता है। मान लीजिए आपका प्राइस है, पहला प्राइस है P1 है। P1 प्राइस पे आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या है, Q1 है। और आपका P2 प्राइस पे आपका क्वांटिटी डिमांडेड है Q2। और जो P3 प्राइस पे आपका क्वांटिटी डिमांडेड है Q3। ये किसी गुड्स का क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस लिया गया है। ओके, एज ए एग्जाम्पल, अगर प्राइस P1 से लेके P2 आ रहा है तो प्राइस P1 में जो क्वांटिटी डिमांडेड था Q1 था। अगर प्राइस P1 से P2 आया तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो गया, Q2 हो गया। मतलब कि जो आपका क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर रहा है। आपका यहाँ तो प्राइस आपका क्या किया, प्राइस यहाँ पर आपका डिक्रीज किया, लेकिन आपका यहाँ पर क्या हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड आपका इंक्रीज कर रहा है। उसी तरह अगर हम लोग P2 से P3 आ रहे हैं तो फिर प्राइस तो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जो आपका क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या कर रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड आपका इंक्रीज कर रहा है। उसी तरह अब अगर हम लोग रिवर्स में देखें तो अगर हम लोग Q3 से, जो हमारा क्वांटिटी डिमांड है Q3 से अगर हम लोग Q2 जा रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड आपका डिक्रीज कर रहा है। तो आपका देखिए ये प्राइस क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड आपका डिक्रीज किया। Q3 में उसका प्राइस क्या था, P3 था उसका प्राइस। अगर Q3 से हम लोग क्या है, क्वांटिटी डिमांड Q2 में आए तो उसका प्राइस क्या हो गया, P2 आ गया। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसका क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है। और दोस्तों इसी के बीच में जो आपका क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा और जो प्राइस के बीच में जो ये ग्राफ बना हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड कर्व कहते हैं। जो ये आपका कर्व बना हुआ है इस ग्राफ में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड कर्व कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं जो इसके एजम्पशंस है, एजम्पशंस क्या क्या होता है कि किन अदर थिंग्स बिंग कांस्टेंट की बात की गई थी, अदर फैक्टर बिंग कांस्टेंट की बात की गई है। जो इसके एजम्पशन है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो जो आपका पहला एजम्पशन है इसमें, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड के प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो रिलेटेड गुड क्या होते हैं, रिलेटेड गुड दो तरह के होते हैं। पहला होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दूसरा आपका होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पूरक वस्तु या सर्विसेज, सेवाएं, पूरक सेवाएं। और दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड्स आपके क्या हो जाते हैं, जो आपके एक वस्तु के जगह में दूसरे वस्तु का यूज किया जाता है, तब उसको कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आप मान सकते हैं कार और पेट्रोल आपके एग्जांपल हो सकते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। साथ ही टी और शुगर की भी हम लोग बात कर लेते हैं, टी और शुगर की। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं अगर शुगर का प्राइस हाई हो जाता है, शुगर का प्राइस अगर आपका हाई हो जा रहा है और टी का प्राइस आपका लो हो जा रहा है, तो भी क्या आपका टी का डिमांडेड उतना रहेगा, टी का क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा। जैसे प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो क्या होना चाहिए, टी का क्वांटिटी डिमांडेड आपका इंक्रीज करना चाहिए। जो आपका लो ऑफ डिमांड बोलता है, जैसे ही प्राइस डिक्रीज करेगा तो जो उसका क्वांटिटी डिमांड है वो क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन आपका शुगर का प्राइस यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए जो आपका क्वांटिटी डिमांडेड रहता है वो आपका इंक्रीज नहीं करता है, वो सस्टेन हो जाता है, आपका या तो कम हो जाता है या
नॉर्मल रह जाता है। तो ये क्या हो जाता है आपका, किस कंडीशन में हो गया, ये उसका अजम्पशन हो गया, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड आपका काम नहीं किया, चूंकि आपका टी का जो प्राइस है वो गिर रहा है, लेकिन जो उसका क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज नहीं कर रहा। अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर हम लोग टी और कॉफ़ी ले सकते हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। तो अगर मान लीजिए टी का जो प्राइस है, टी का जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो नहीं, टी का जो प्राइस है आपका इंक्रीज कर रहा है, और जो आपका कॉफ़ी है, कॉफ़ी का प्राइस क्या है आपका सस्टेन है, आपका कॉफ़ी के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो टी का प्राइस अगर इंक्रीज कर रहा है तो जो इसका क्वांटिटी डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज कर जाएगा। तो इसी के जगह पे अगर जो टी पीता है वो लोग किस में शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद कॉफ़ी में शिफ्ट हो जाएगा, और कॉफ़ी का प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी उसका जो क्या है क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। मतलब कि जो आपका टी के प्राइस के इंक्रीज के कारण जो आपका कॉफ़ी का क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका रिलेटेड गुड में आपका यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है। नो चेंज इन फैशन टेस्ट एंड हैबिट, किसी भी इंसान का फैशन चेंज और टेस्ट और हैबिट में चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। मान लीजिए कोई इंसान है वो पहले टी शर्ट पहनता था, अब वो फॉर्मल शर्ट पहनता है, तो क्या हो जाएगा कि अगर टी शर्ट का प्राइस डिक्रीज भी करेगा तो वो इंसान टी शर्ट पहनेगा नहीं, पहनेगा, क्योंकि वो उसे फॉर्मल शर्ट आप पसंद है। मतलब कि क्वांटिटी जो उसका प्राइस है डिक्रीज करने के बावजूद भी टी शर्ट का जो उसका क्वांटिटी डिमांडेड अब क्या हो रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड आपका काम नहीं करेगा। नो चेंज इन क्लाइमेट, क्लाइमेट में भी चेंज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ठंडे का मौसम है, ठंडे का मौसम में अम्ब्रेला का डिमांड क्या रहता है, डिक्रीज रहता है। तो अगर मान लीजिए इसके समय ठंडे के मौसम अचानक से धूप आ गया, अचानक से धूप आ गया, ठंडे का मौसम अचानक से बारिश होने लगी, तो अम्ब्रेला का डिमांड क्या हो जाएगा, अम्ब्रेला का डिमांड बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ गया भाई, क्लाइमेट चेंज होने के कारण बढ़ गया। ऐसा तो नहीं था कि उसमें प्राइस का डिक्रीज हुआ था या फिर प्राइस ज़्यादा हुआ था, इससे कोई फैक्टर मैटर नहीं करता है, बस वो क्लाइमेट चेंज के कारण जो उसका डिमांड है वो इंक्रीज हो गया था। साथ ही नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी में भी चेंज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किसी का इनकम कुछ भी है, टैक्सेशन पॉलिसी हाई हो गया है, काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे करना है, तो वो इंसान जो आपका प्राइस लो भी हो जाएगा किसी भी गुड्स का, तो वो उस चीज़ को खरीदेगा नहीं, क्योंकि उसको टैक्स ज़्यादा दे रहा है, तो उसका इनकम क्या हो गया, कम हो गया। अगर उसी इंसान का अगर टैक्सेस जो रेट है काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, उसको कम टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, उसके पास इनकम ज़्यादा हो गया, तो वो क्या कर सकता है, जो किसी गुड्स का अगर प्राइस इंक्रीज भी कर रहा है तो उसको भी खरीद सकता है। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड आपका काम नहीं करता। नो चेंज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का तो बात ही अलग है भाई। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस है कि जो आपका डिमांड है वो बढ़ेगा, और पॉपुलेशन कम रहेगा तो डिमांड आपका क्या होगा, कम होगा। नो चेंज इन इनकम, इनकम में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इंसान का इनकम ज़्यादा हो जाएगा तो वो ऑब्वियस है कि उस अगर प्राइस किसी गुड्स का बढ़ता भी है, सर्विस का बढ़ता भी है, तो भी वो उसको कंज्यूम कर सकता है, वो उसका डिमांड कर सकता है। लेकिन अगर किसी भी गुड्स का अगर बात करें कि अगर इनकम कम हो जाता है किसी भी इंसान का, तो वो क्या हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगा, तो भी वो वहाँ पे भी आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। फिर क्या है, नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में भी चेंज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप 200 रुपये किस चीज़ में खर्च कर रहे हैं, मूवी देखने में मंथली का खर्च कर रहे हैं, और 500 रुपये आप खर्च कर रहे हैं क्या पीने में, कोल्ड ड्रिंक पीने में, मंथली का कोल्ड ड्रिंक पीने में खर्च कर रहे हैं। अगर आप एक मंथ में अगर 200 रुपये से ज़्यादा का मूवी देख लिया और इसका 300 रुपया भी यहाँ पर आपका लगा दिए, तो क्या हो गया, ये तो 500 रुपये का आपने मूवी ही देख लिया मंथली में, आपके यहाँ पर कितने बचे, 200 रुपये बचे, और 200 रुपये में आपका क्या हो गया, जो कोल्ड ड्रिंक है उसका डिमांड तो आपने कम कर दिया। क्यों कम कर दिया, क्योंकि आपके इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो गया, चेंजेस हो गया, और आपने उसका डिमांड कम कर दिया। ऐसा नहीं है कि उसके प्राइस बढ़ने के कारण आपने कम किया, उसका एक अलग रीजन था, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नो चेंज इन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट में भी चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस के रिगार्डिंग जो आपका एक्सपेक्टेशन होता है उसमें भी चेंज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपको कल को पता चलता है कि जो एप्पल का फ़ोन है वो आपका महंगा हो जाएगा, तो आप क्या कोशिश करोगे कि हम लोग आज ही उसका फ़ोन खरीद लें। क्यों, इस समय तो आपका जो प्रेजेंट में तो आपका प्राइस डिक्रीज नहीं किया है, फिर भी आपने उसका डिमांड कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि आपको लगा कि नहीं फ्यूचर में उसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है। अगर आपको पता चल जाए जब फ्यूचर में उसका प्राइस आपका डिक्रीज होने वाला है, तो आप क्या करोगे, नहीं कुछ दिन वेट कर लोगे कि उसका प्राइस डिक्रीज हो, तब हम लोग खरीदेंगे। ओके, तो ऐसे आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर भी आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो मतलब इन सब चीज़ों में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। रिलेटेड गुड में आपका हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। फैशन टेस्ट एंड हैबिट में नो चेंज होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज नहीं होना चाहिए। टैक्सेशन पॉलिसी चेंज नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन चेंज नहीं होना चाहिए। इनकम नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस नहीं होना चाहिए। तो ऐसा होगा तो आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। और यही सब क्या है, उसका एक्सेप्शन केस है, जो उसका अजम्पशंस है, और साथ ही जो बोलता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट की जो बात करता है, जो मार्शल करता है, वही इस चीज़ में है। अल्फ्रेड मार्शल जिन्होंने ये अजम्पशन दिया था लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटिंग। आई होप सो गाइस आप लोगों को ये क्लास समझ में आ गया होगा। कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।